हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू है वो सॉल्व करा रहा हूँ। ये आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है जिसके सारे एमसीक्यूज आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें क्या है कि अगर आपको ये टेंशन लेने की नीड नहीं है कि इसमें कुछ अपडेशन वगैरह आया हो तो उसको कैसे करना है। मैं सब कुछ अपडेटेड ही कराऊंगा उसमें आपको। इसमें एक आध क्वेश्चन के आंसर भी जो गलत है वो भी मैं आपको सही आंसर बता के उसके हिसाब से कराऊंगा। तो आपको इसमें अमेंडमेंट वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं करा रहा हूँ वो प्योरली अपडेटेड है आपके दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला तो क्वेश्चन है हमारे पास कि द जीएसटी काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेसिकली हमसे पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में जो जीएसटी काउंसिल था वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये चीज़ अब पढ़ के तो इतना कोई पढ़ता है नहीं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा रट लीजिए कि आर्टिकल 279A ये आपका आंसर होगा। आर्टिकल 279A कम चांस है इस क्वेश्चन के आने के एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। कोई कुछ भरोसा नहीं होता है कौन सा है, आप जो छोड़ के जाएंगे वही एग्जाम में आएगा। तो इस चीज़ के लिए बेटर है कि इसको पढ़ ही लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज फॉर द मैटर्स कंटेनिंग लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन टू। इसमें पूछा गया है कि जो लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो राइट दिया गया है इंडिया में कानून बनाने का, तो वो किसे दिया गया है। तो देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऑब्वियस ही बात है दिया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि सी। सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही शेड्यूल 7 में आपका राइट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि वो अपने अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ बीन सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, यानी कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया है। वैट आपका खत्म हो गया है, सीएसटी आपका खत्म हो गया है, एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया और सर्विस टैक्स भी खत्म हो गया है। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव डी, कि ये आपके तीनों या चारों एक्ट जो थे पहले खत्म हुआ, अब सिर्फ जीएसटी आ गया है। पहले मल्टीपल टैक्स सिस्टम हुआ करते थे, अब सिर्फ सिंगल टैक्स हो गया है इनडायरेक्ट में। मतलब कस्टम तो अलग है ही, पहले भी था अभी भी है, लेकिन इस तरह के जो टैक्सेस थे वो सब मिलके अब एक जीएसटी बन गया है। जीएसटी जीएसटी केम इनटू फोर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया था जीएसटी, ये हमसे पूछा है। तो आंसर विल बी 101, यानी कि बी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बाद की जीएसटी जो इंडिया में फोर्स में आया था, यानी कि जो जीएसटी एक्ट लागू हुआ था। अब आखिरी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि which contains the power to make law with respect to GST by union and state government। तो जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से आर्टिकल में लिखा है कि वो अपने हिसाब से वो कर सकती है, लॉ बना सकती है जीएसटी से रिलेटेड। तो इसमें आपको याद रखना है कि आर्टिकल 246A जो है उसके अकॉर्डिंग आप जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से लॉ बना सकती है जीएसटी से रिलेटेड। अब बारी है बेसिक्स ऑफ जीएसटी चैप्टर की। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड यूनिट टू नोएडा इन नोएडा टू अ डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक तरह से हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा गया है। इंटर स्टेट सप्लाई की इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है आपको पता है। इंटर स्टेट सप्लाई जो विद इन स्टेट हम सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सप्लाई करते हैं। तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में थोड़ा हमने अच्छे से ये पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि हमें बताना है कि ये जो SEZ से जो हमने वो सप्लाई रिसीव की है, या सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि SEZ को जो सप्लाई की है, तो क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि SEZ को जो भी हम सप्लाई करते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, आपको पता हो, एक तरह से हम उसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए जो SEZ हो गया उसको फॉर द टैक्स पर्पस हम आउट ऑफ द कंट्री मानते हैं। फॉर टैक्स पर्पस है वो देश का ही हिस्सा, लेकिन फॉर जीएसटी और टैक्स पर्पस हम उसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं।
तो SEZ को जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं या SEZ से कुछ भी अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको हमेशा हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा। अगर आप विद इन स्टेट भी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि SEZ को हम अलग यूनिट मानते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन, तो पहला और दूसरा तो हो गया आपका, दोनों इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। थर्ड हो गया कि गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। तो जो हमने गुड्स इंपोर्ट किए फ्रांस से, क्या ये हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? तो देखिए फॉरेन से किया है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो डिस्कशन का मैटर ही नहीं है, ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बारी है क्वेश्चन 2 की। विच सेक्शन ऑफ IGST एक्ट 2017 डील्स विद जीरो रेटेड सप्लाई। देखिए यहाँ पे IGST एक्ट का पूछा है, CGST एक्ट का नहीं पूछा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जाम में। CGST एक्ट में जो सेक्शन 16 था वो आपका ITC से डील करता था, लेकिन जो IGST एक्ट का सेक्शन 16 है ये आपका जीरो रेटेड सप्लाई से डील करता है। तो ये कुछ सेक्शंस वगैरह जो बीच बीच में आ रहे हैं ना हमारे MCQ में, इन सेक्शंस को अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में सेक्शन कोट करके आते हैं ना तो क्या होता है कि उससे थोड़ा जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी सुधर जाती है और फिर आपके मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं सेक्शंस की वजह से, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी, क्योंकि आंसर तो देखो सभी वही लिख के आते हैं, लेकिन वही कौन अपने आंसर को कितना अच्छा प्रेजेंट करता है, कौन सेक्शन कोट करके आता है, वही थोड़ा उसको थोड़ा एज ज़्यादा मिलता है अपने एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्रेसिडेंट गिव असेंट टू GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति थे उस टाइम हमारे, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी, तो उन्होंने जो GST कंपनसेशन एक्ट था उसको असेंट यानी कि उसको कहते हैं कि ओके कब कहा एक तरह से कि हाँ अभी ये एक्ट लागू कर सकते हैं आप, ओके है ये एक्ट, तो वो हमसे पूछा है इसमें। तो वो कब उन्होंने कहा था? वो उन्होंने कहा था 12 अप्रैल 2017, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब GST कंपनसेशन एक्ट क्या है कि जब GST आया था तो उस टाइम क्या था कि बहुत से स्टेट्स जो थे वो इसको अपोज कर रहे थे, अपोजिशन की जो पार्टीज थी वो अपोज कर रही थी कि GST आएगा तो नुकसान हो जाएगा ये, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ भी था, तो इसीलिए कि जब GST एक्ट आ रहा था गवर्नमेंट को पता था कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होगी, तो इसीलिए वो GST कंपनसेशन एक्ट लेके आए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जितना भी लॉस हो रहा है उनका। तो उन्होंने एक बेस ईयर लिया था और उस बेस ईयर के बेसिस पे जितना भी लॉस हुआ था, जितना भी कम एक तरह से रिवेन्यू आया था स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसके बेसिस पे उनको कंपनसेशन दिया था, तो उसी के लिए GST कंपनसेशन एक्ट लाया गया था। उसके बाद हमसे पूछा है कि जो कंपनसेशन एक्ट आया था इसमें किस ईयर का बेस लेके स्टेट गवर्नमेंट्स को पेमेंट की गई थी। तो जो बेस ईयर लिया गया था वो 15-16 का लिया गया था, क्योंकि 16-17 में तो आपका GST एक्ट लागू ही हुआ था आपका, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो उसके बीच में जो एक्ट वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह हुई वो ड्यूरिंग द 16-17 फाइनेंशियल ईयर हुई। तो उससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 उसको बेस मान के आपका GST कंपनसेशन एक्ट बनाया गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि द UTGST स्टेट्स टू विच UTGST एक्ट 2017 अप्लाइज आर, कि इसमें पूछा गया कि UTGST कौन सी यूनियन का जो UTGST एक्ट है वो कौन से UTGST स्टेट्स को लग पे एप्लीकेबल होता है, ये पूछा गया है। तो दिल्ली छोड़ के ऑलमोस्ट आपके जितने भी आपके UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं सब पे UTGST एक्ट लगता है। तो दादर नगर हवेली दमन दीव भी उसमें आ गया, चंडीगढ़ भी आ गया, लद्दाख भी आ गया, तो सभी पे आपका जो UTGST एक्ट है वो लगेगा। और अभी करेंटली आपका दिल्ली में भी है, और दिल्ली में हमेशा से ही, दिल्ली में नहीं है सॉरी, दिल्ली में आपका SGST ही लगता है। ऐसे ही कश्मीर भी अभी पूरा स्टेट नहीं बना है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो वहाँ पे भी SGST CGST ही लगता है। UTGST दिल्ली और कश्मीर छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह लगता है। अब बारी है लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर की। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्टिविटीज़ विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन। कुछ ऐसी सप्लाई होती है जो कि बिना कंसीडरेशन के भी दी जाती है, लेकिन उसको हम फिर भी सप्लाई कंसीडर करते हैं, तो ये कहाँ स्पेसिफाइड है, कौन से शेड्यूल में? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1।
तो इसमें हमें बताना है कि जो हम सप्लाई करते हैं विदाउट कंसिडरेशन उसकी वैल्यूएशन या फिर वो कौन सा जो हमारा शेड्यूल है जो इससे डील करता है। तो जो शेड्यूल 1 है ऑफ CGST एक्ट 2017 वो है हमारा जो कि सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन से डील करता है। सेकंड क्वेश्चन है कि लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड लैंड इज ट्रीटेड एज। देखिए आपने कोई लैंड वगैरह कुछ खरीदा होगा तो उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लगता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि उसको आप क्या मानेंगे, कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे या सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे। द आंसर विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फॉल करेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि द डैश सप्लाई विल बी चार्ज एट द रेट अप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि दो तरह की सप्लाई होती है, मैंने बताया था, एक तो कंपोजिट होता है, एक मिक्स होता है। कंपोजिट के केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसका रेट हम लेंगे। मान लीजिए अगर एक पे 18% है दूसरे पे 28% है, तो अगर प्रिंसिपल सप्लाई 18% वाला है तो हम टोटल पे ही 18 लगाएंगे। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होता है कि जो हाईएस्ट वाला होता है हम वो लेते हैं। तो मान लीजिए एक पे 18 एक पे 28, तो 28 वाला हम लेंगे उस केस में। तो इसमें जो हाईएस्ट रेट वाला कॉन्सेप्ट है वो किस केस में लगता है, वो मिक्स्ड सप्लाई की केस में लगता है। तो द आंसर विल बी ए। थर्ड का ए आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में से कौन से सप्लाई पे लगता है, कॉटन यार्न पे, सिल्क यार्न पे, नायलॉन या बुक्स। तो द आंसर विल बी सिल्क यार्न। ये आपने रिवर्स चार्ज के चैप्टर में पढ़ा भी होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, for which of the following goods the manufacturer is not allowed to opt for composition scheme। जो आपको जैसे पता है कि 1.5 करोड़ की लिमिट है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमें ये पूछा गया कि कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जिनको जिन पे वो लिमिट है ही नहीं, जिनको कहा गया कि आपकी कितनी कम टर्नओवर क्यों ना हो आपको हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने देंगे ही नहीं। गवर्नमेंट ने ये कह रखा है। तो कौन कौन से सप्लायर वो पूछा गया है इसमें। आइसक्रीम को भी अलाउ नहीं है, पान मसाला भी अलाउ नहीं है, टोबैको भी अलाउ नहीं है। तो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों में से किसी को भी कॉम्पोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करना है वो अलाउ नहीं है। अब बारी है टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की, इसके एमसीक्यूज करने की। तो इसमें पहला एमसीक्यू हमें दिया है PQR कंसल्टेंट है कोई फर्म registered at Delhi provides GST training to employees of Pankaj and Company of Noida, UP at their field location in the state of Manipur. Pankaj and Company is unregistered under GST Act. In this case, what is the place of supply? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है। तो इसमें क्या है कि जो PQR कंसल्टेंट है उन्होंने एक दिल्ली की, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये खुद दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और ये GST ट्रेनिंग कुछ दी है एम्प्लॉयज़ को। पंकज एंड कंपनी जो कि नोएडा यानी कि यूपी में रजिस्टर्ड है, तो सॉरी यूपी में उनका बिजनेस है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। और इनकी जो लोकेशन थी, फील्ड लोकेशन, वो कहाँ की थी, वो मणिपुर में है। तो अब देखिए जो ट्रेनिंग सर्विसेज होती हैं इसमें क्या होता है कि जब भी आप ट्रेनिंग सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं तो पहली बात तो जो बंदा दे रहा है उसका से तो कोई लेना देना ही नहीं। जो बंदा रिसीवर है सर्विस का उसकी हम लोकेशन देखते हैं। तो अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है, जिस फर्म ने सर्विस की ली है, जो सर्विस रिसिपिएंट है, अगर वो रजिस्टर्ड है और ट्रेनिंग सर्विसेज की बात हो रही है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग सर्विसेज की, तो आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में सर्विसेज लें, आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो अगर यहाँ क्या होता कि अगर पंकज एंड कंपनी रजिस्टर्ड होती यूपी में तो प्लेस ऑफ सप्लाई भले ही इन्होंने जो ये अपनी है ट्रेनिंग दी है वो मणिपुर में दी है PQR कंसल्टेंट ने, लेकिन अगर ये यूपी में रजिस्टर्ड होते तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में ही माना जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पंकज एंड कंपनी जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वो GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो वही लोकेशन होगी जिस लोकेशन पे एक्चुअल में जो सर्विस थी वो सप्लाई की गई, यानी कि जो सर्विस जहाँ पे दी गई। और इस केस में क्या है कि जो सर्विस का लोकेशन था वो क्या था, वो मणिपुर था। तो जो उन्होंने PQR कंसल्टेंट ने पंकज एंड कंपनी जो सर्विस दी है वो मणिपुर में दी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड की जगह रजिस्टर्ड लिखा होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा यूपी।
एम्प्लॉय ट्रेनिंग के केस में ये होता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस जगह आपने सर्विस ली है वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अब बारी है विच सेक्शन ऑफ CGST एक्ट डील्स विद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई के गुड्स के प्रोविजन पढ़ते हैं। तो सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि IGST एक्ट नहीं लिखना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन CGST एंड IGST। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट। इसमें एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ICSI का स्टडी मैट है इसमें बी दे रखा है आंसर, तो ये गलत है, आप इसको फॉलो मत कीजिएगा। आप डी आंसर टिक करके आइएगा CGST एक्ट। ये ICSI का भी थोड़ा ICI वाला ही हाल है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर ये गलत लिखवा देते हैं, तो ये गलत है, ये बी आंसर नहीं होगा, इसका डी आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उस पर शॉपकीपर ने कहा कि 5% डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर आप 500 रुपये की चीज़ खरीदेंगे तो 10%। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका डिस्काउंट का परसेंटेज भी इंक्रीज होता है, तो उसी को स्टैगर्ड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा है आपका कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए सप्लाई तो आपने कर दी, लेकिन जब टाइम ऑफ सप्लाई आया, बिल रेज करने के बाद उससे पहले आपको डिस्काउंट मिल गया या उस टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल गया, ये आपका कैश डिस्काउंट नहीं हुआ, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनवॉइस रेज करने से पहले ही आपने ये डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद है वॉल्यूम डिस्काउंट इस्टेब्लिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ, ये बिल्कुल स्टैगर्ड डिस्काउंट जैसा ही है, जैसा भी मैंने बताया था वैसे ही वॉल्यूम डिस्काउंट की ज़्यादा वॉल्यूम हुई तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उससे एक्सक्लूडेड होंगे। कौन सा डिस्काउंट होता है जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने 100 रुपये की सेल कर दी, बाद में पेमेंट जो सामने वाली पार्टी को करनी थी उसने 100 की जगह 80 की, आपकी बातचीत हो गई, तो उस डिस्काउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं कि 100 रुपये का है तो 100 रुपये मानेंगे, 20 रुपये भले ही कम दिए हो लेकिन हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा ही 100 मानेंगे। लेकिन ये तीनों जो डिस्काउंट है इसको हम माइनस कर देते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि 100 में से 20 रुपये का अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी 80 रुपये। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। मिस्टर धैर्य हैं जो कि जयपुर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्लेस्ड एन ऑर्डर टू हम लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कुछ ऑर्डर किया है फॉर डिलीवरिंग अ पार्सल टू मिस्टर लकी हु इज एट कानपुर, जो कि कानपुर है में है। वट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द प्रेजेंट केस। इसमें हमसे पूछा गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। मिस्टर धैर्य जो कि जयपुर में रजिस्टर्ड है, उन्होंने दिल्ली के किसी रजिस्टर्ड पर्सन से बोला है कि आप कानपुर में इस व्यक्ति को ये चीज़ आप सप्लाई कर दे, डिलीवर कर दे। तो इस केस में हमसे पूछा गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब देखिए गुड्स जो सप्लाई हुए हैं वो हुए तो कानपुर में है, तो उस हिसाब से कानपुर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। वो क्या है कि यहाँ पे किसके इंस्ट्रक्शन पे आपने गुड्स वहाँ पे सप्लाई की है, आपने किए मिस्टर धैर्य के, जो कि एक जयपुर में रजिस्टर्ड पर्सन है। और ये जो केस हो गया आपका, ये बिल टू शिप टू का मॉडल का केस हो गया, यानी कि बिल तो आपने जयपुर में किया लेकिन शिपिंग आपने कहाँ की, कानपुर में। तो इस केस में जो बिल टू शिप टू मॉडल होता है उस केस में क्या होता है कि जहाँ पे आप बिलिंग करते हैं उसी को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो जयपुर हो जाएगी। फर्स्ट जो है ए पार्ट वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िए क्वेश्चन 5 की। What will be the value of goods if consideration is paid not only in money and open market value of such goods are also known। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि आपने कोई गुड्स लिया, खरीदा, और उसमें आपने सिर्फ जो कैश पे किया वो तो है ही, लेकिन वो टोटल कंसिडरेशन नहीं है, उसके अलावा भी आपने कुछ और चीज़ दी होगी। तो उस केस में हमसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ऐसे केसेस जो होते हैं अगर उसमें हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो देखिए हम ओपन मार्केट वैल्यू को ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर देखिए कैश में पूरा होता तो ठीक है, कैश में जो कैश आपने पे किया वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि कैश नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है ओपन मार्केट वैल्यू है हमारे पास तो हम उसी को लेंगे। तो द आंसर विल बी बी, फिफ्थ का बी हो जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स। इसमें क्या होता है कि अगर एजेंट वगैरह के लिए भी इस रूल को थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के, क्योंकि ये
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बार ये जो रूल्स होते हैं 90% ऑफ मार्केट वैल्यू किस केस में होता है ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बारी है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की। इसका पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें हमसे पूछा गया कि किन किन केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो पहला ऑप्शन है फ्री सैंपल्स, तो फ्री सैंपल्स के केस में हमें मिलता है या नहीं, तो द आंसर इज नो, नहीं मिलता है। सेकंड है कंपोजिशन लेवी के केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो इसमें भी हमें नहीं मिलता। फिर थर्ड ऑप्शन है पर्सनल कंजम्पशन के केस में क्या हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो इसमें भी आपका सेम आंसर रहेगा, द आंसर इज नो। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए ये तीनों केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। इनपुट शुड बी इधर ब्रॉट बैक to the principal or alternative sold from the job workers premises within dash period in case of कैपिटल गुड्स। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया, बेसिकली ये जॉब वर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस है, उसमें से कुछ ऐसा काम है जो मैं किसी थर्ड पार्टी से करा रहा हूँ, किसी जॉब वर्कर से करा रहा हूँ, तो उसमें प्रिंसिपल पार्टी तो मैं हो गया, प्रिंसिपल सप्लायर, लेकिन मैंने किसी थर्ड पार्टी से काम करवाया जॉब वर्कर से, तो क्या हुआ कि मैं अपना जो गुड्स होगा सॉरी जो गुड्स होगा वो मैं जॉब वर्कर के पास भेजूंगा, फिर जॉब वर्कर उसको काम कर देगा, जो भी काम मैं उससे करवाना चाहता हूँ वो कर देगा, फिर वो गुड्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो अब इस केस में क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि वो केस वापस आता ही नहीं। तो वो जो गुड्स जो मैंने दिए थे जॉब वर्कर को, इसमें हमसे पूछा गया कि उसकी टाइम लिमिट क्या है, कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसको भेजा जॉब वर्कर के पास, अब वो 5 साल 10 साल तक अपने पास रख के बैठ गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि काम वो 5 साल 10 साल तक करता रहेगा उस गुड्स पे। तो इसमें हमने से पूछा गया है कि वो टाइम लिमिट क्या है, कि जब वो गुड्स जो हैं वो जॉब वर्कर से आपके पास वापस आ जानी चाहिए। तो वो जो टाइम पीरियड है वो 36 मंथ्स का है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ए पार्ट होगा 36 मंथ। 36 मंथ्स के अंदर जो भी आपने गुड्स जॉब वर्कर को दिए हैं कैपिटल गुड्स, वो आपके पास वापस आ जानी चाहिए। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। इसमें हमसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि CGST एक्ट 2017 में वो कौन सा सेक्शन है जो ITC की एलिजिबिलिटी और कंडीशंस से डील करता है। कौन सा सेक्शन बताता है कि आप ITC के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो है सेक्शन 16। जो सेक्शन 16 होता है ये आप ध्यान रखिए कि ये आपका डील करता है ITC से। अब बारी आती है फोर्थ क्वेश्चन की। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ITC इज। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो ITC है उसका बेस्ट और बिगेस्ट बेनिफिट आपके पास क्या है। तो देखिए जब ITC जो कॉन्सेप्ट हो गया था कि आपने को 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उस पर 18 रुपये लिया, 118 रुपये आपने पे किए, 18 का GST लिया, तब उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 100 रुपये ही हो गई, क्योंकि 18 का तो इनपुट मिल गया आपको। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलता, इनपुट नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है, आपकी ये कॉस्ट हो जाती है 118, तो एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती। दूसरा क्या है कि जो 100 रुपये होता अब उसकी कॉस्ट 118 है, तो अब आगे आप बेचेंगे तो 118 पे ही GST लगाएंगे, तो कास्केडिंग इफेक्ट आता जाएगा, वो टैक्स पे टैक्स चलता जाएगा। आपने किसी और को बेचा, उसने किसी और को, उसने किसी और को, ऐसे आगे चलता रह जाएगा, और क्या होगा कि टैक्स पे टैक्स लगता चले जाएगा। और इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा टैक्स, आगे वाला व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा पे टैक्स पे करता चले जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि आपका कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स पे टैक्स जो लग रहा था वो ख़त्म हो गया। दूसरा क्या है कि कॉस्ट आपकी कम हो गई। तीसरा क्या है कि पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल पेइंग मोर टैक्सेस टू मोर इंडिविजुअल पेइंग टैक्सेस। क्या है कि जो आप इंडिविजुअल जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, अब वो आप पे आगे चल पे जो बढ़ता जा रहा था टैक्स, वो चीज़ नहीं हुई। 100 रुपये पे जब इनपुट आपको मिलता जा रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ही ऐड हो रहा है, आगे चल के जो आप बेच रहे हैं उस पर आप टैक्स पे टैक्स ऐड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। A shirt manufacturing sends semi-finished shirts to job worker who will complete the remaining work. In such a situation, the dash would be allowed to take the credit of input tax paid on purchases of goods sent for job work. देखिए मैंने अपना जॉब वर्क के लिए, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अब जॉब वर्क के लिए अब एक जॉब वर्कर को अपने गुड्स भेजे।
अब जो जॉब वर्कर होगा वो मेरे को इन्वॉइस रेज करेगा, मैं उसको पेमेंट करूँगा। अब वो जो इन्वॉइस रेज करेगा उस पर ऑब्वियस सी बात है टैक्स भी चार्ज करेगा 18%, 5% जितना भी होता है। तो क्या मैं उसके इनपुट के लिए एलिजिबल हूँ? तो द आंसर इज यस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हमारे बीच जो ट्रांजेक्शन होगी इस सिचुएशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा किसे? तो ऑब्वियस सी बात है जो खर्चा कर रहा है इनपुट भी वही लेगा। खर्चा कौन कर रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर खर्चा कर रहा है। जॉब वर्कर की तो इनकम है तो वो तो आपसे पैसे लेके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इनपुट किसे मिलेगा? इनपुट मिलेगा आपका प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितने भी क्वेश्चन थे 5 जो एमसीक्यू थे हमने कर लिए हैं। अब बारी है प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर जीएसटी की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 डील्स विद पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो कौन से सेक्शन में होते हो। तो कौन सा सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 22। जो सेक्शन 22 होता है सीजीएसटी एक्ट का। अच्छा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए आईजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट, इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मली आपके पास 99% चांस है कि सीजीएसटी एक्ट का ही क्वेश्चन आएगा। आईजीएसटी एक्ट का नॉर्मली सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई में आता है और कहीं आता नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ये सीजीएसटी एक्ट का है। आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो भी हमारे प्रोसीजर है उससे डील करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सेकंड क्वेश्चन है कि जीआईएसटीएन जो जीएसटी नंबर है वो कितने डिजिट का होता है। तो वो कितने डिजिट का होता है? वो होता है आपके 15 डिजिट का। पहले दो तो आपके स्टेट कोड होते हैं, फिर 10 आपका पैन और लास्ट के 3 नंबर और होते हैं। तो जो 15 डिजिट का होता है आपका जीएसटीएन नंबर, और 15 डिजिट के अंदर आपके 10 नंबर तो आपके पैन नंबर ही हो गए। पहले का 2 होता है आपका स्टेट कोड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सीजीएसटी एक्ट इंक्लूड्स। देखिए इसमें हमसे पूछा गया एग्रीगेट टर्नओवर, ना कि टैक्सेबल टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि कंपनी का टोटल टर्नओवर क्या है। तो जो टैक्सेबल सप्लाई हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है, वो भी सप्लाई तो है ही, वो टैक्सेबल भले ही ना हो लेकिन सप्लाई तो है ना वो। तो इसीलिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी आप सप्लाई मानते हैं, वो भी आपका टर्नओवर हो गया। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जो कि टोल का बिजनेस करती है, टोल रिसीव करती है। अब टोल एग्जेम्प्ट है जीएसटी से लेकिन इनकम तो उसकी है ही, उसे अपनी जीएसटी रिटर्न में तो फिर भी दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक है जीरो रेटेड सप्लाई, जिस पे जीरो रेट है लेकिन सप्लाई तो वो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही आपकी सप्लाई है, तीनों ही आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगी। इसमें आपको ये नहीं देखना कि टैक्स किस पे लग रहा है। अगर यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर होता तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी जीरो रेटेड भी रेट तो है ही, वो भी आपका टैक्सेबल हो गया। बाकी बाकी एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, तो उसमें आपकी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन एन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। इसमें हमसे पूछा गया है कि ई वे बिल जो होता है वो कब जनरेट करने की नीड नहीं है। तो कब नीड नहीं होती? व्हेन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। मान लीजिए ट्रेन से आप भेज रहे हैं तो तब उसकी नीड होगी क्या? तो द आंसर इज नो, तब उसकी नीड नहीं है। जब आप व्हीकल से कहीं भेजते हैं तब उसकी नीड होती है। व्हेन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर द कस्टम पोर्ट एयर कार्गो, ये सब भी वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे भी आपका वो चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे भी आपको आपके ई वे बिल की नीड नहीं है। फिर बारी आती है सेक्शन सॉरी ये फिर हो गया ऑप्शन सी आपका। इसमें हमसे बोला गया है कि व्हेन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एनेक्सर टू रूल 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। देखिए रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल क्या कहता है? ये आपका डील करता है उन गुड्स से या सर्विसेज से जिस पे आपका ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी सर्विसेज या गुड्स जो कि आपके ई वे बिल की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट है। तो जो भी गुड्स आपके ई वे बिल से एग्जेम्प्ट है रूल 138 उससे डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको इन तीनों ही केसेस में ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे भी डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब फिफ्थ क्वेश्चन है
every registered person required to keep and maintain books of account or other record in accordance with section 35 of CGST Act shall retain them until the expiry of dash period from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records। मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, 31 मार्च 25 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसकी ड्यू डेट कब है आपकी जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फाइल करने की? 31 दिसंबर 2025। तो अब इसमें आपसे पूछा गया कि इस डेट से लेके कब तक आपको आपकी बुक्स मेंटेन करनी है सीजीएसटी एक्ट में। तो जो पीरियड होता है वो होता है 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर। नॉर्मली कंपनीज एक्ट में क्या होता है 8 साल तक आपको अपनी बुक्स मेंटेन करनी है, लेकिन सीजीएसटी एक्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ 6 साल तक ही मेंटेन करनी है। मतलब एक तरह से आपको मेंटेन तो 8 साल तक ही करना है क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है, लेकिन जो आपके टैक्स के पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक करनी है, तो आप 72 मंथ्स लिख के आएंगे वहाँ पे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी आपका। अब बारी है कस्टम्स की। ये कस्टम का एक लौता चैप्टर है तो इसके भी 5 MCQ हैं, तो उसको भी फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से चार्ज हैं जो कि पोर्ट अथॉरिटीज हमसे लगाती है, हम पे लगाती है अगर गुड्स 3 दिन में क्लियर नहीं होते हैं अनलोडिंग के। जैसे आपके पास शिप से कोई भी माल पहुंचा आपके पोर्ट पे, तो वहाँ पे अनलोड होता है, तो 3 दिन तक आप उसको पोर्ट पे रख सकते हैं ड्यूटी फ्री। अब क्या होता है कि 3 दिन के बाद आपको हटाना पड़ता है गुड्सों पे। अगर 3 दिन तक भी आपने नहीं हटाया तो फिर कौन से चार्ज लगते हैं, पोर्ट अथॉरिटी कौन से चार्ज लगाती है आप पे, ये हमसे पूछा गया है। क्या वो डीमैरेज चार्ज होते हैं, क्या वेयर हाउसिंग होते हैं, क्या स्टोरेज। देखिए यहाँ पे देख के तो ऐसे तो नॉर्मली कोई सोचेगा कि उसे स्टोरेज चार्ज कहते हैं, लेकिन आंसर होगा डीमैरेज चार्ज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है डीमैरेज चार्ज, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर यही है। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेक्शन 1112 टू सेक्शन 127 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 डील्स विद, ये कौन सी चीज़ से डील करता है? जो हमारे 17 सेक्शन है 111 से 127, तो ये किस चीज़ से डील करते हैं? वेयर हाउसिंग से डील करते हैं, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स से डील करते हैं, ड्रॉबैक से, गुड इन ट्रांजिट से, किस चीज़ से? तो द आंसर विल बी बी, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड। जब भी कुछ गुड्स आते हैं मान लीजिए उसमें कुछ गलत वगैरह निकल जाता है, तो जो पोर्ट अथॉरिटी होती है वो आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है। तो वो जो जब्त वगैरह करती है, कॉन्फिस्केट करती है गुड्स को, वो किस सेक्शन से डील होता है? तो सेक्शन है सेक्शन 1112 टू सेक्शन 127। आंसर विल बी बी। Now come to the third question. Warehouse allow good to be stored and deferment of duty. The goods are to be released from the warehouse subject to, इस पर पूछा गया है कि वेयर हाउस आपको गुड्स स्टोर करने का डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउ करता है, और फिर उसके बाद वो गुड्स जो होते हैं वो रिलीज़ कब करता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि वो पेमेंट के बाद रिलीज़ करता है, क्लियरेंस के या असेसमेंट के। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है वो असेसमेंट भी करेगा, पेमेंट आप जब उसको देंगे तभी वो रिलीज़ करेगा, और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही वो गुड्स रिलीज़ करेगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी आया उसने पेमेंट कर दी वो गुड्स रिलीज़ कर देगा। वो असेस करेगा कि उसमें सब कुछ सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कुछ गलत वहाँ से स्टोर करके चले गए। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, डी। अब बारी फोर्थ क्वेश्चन की। इन डैश द वेसल आफ्टर reaching an intermediate port transfer the good to another vessels and the second vessels into which the goods are transferred from the first vessel carried the goods to destination port। देखिए इसमें हमसे सॉरी, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो गुड्स थे वो एक वेसल से आए एक पोर्ट पे, फिर उस देश में नहीं गए जहाँ जिस पोर्ट से रोड पे नहीं गए, वो जो भी ऑनर था जिसके पास आए थे वो लेके नहीं गया, बल्कि वहाँ से उस पोर्ट से वो दूसरे पोर्ट पे गए। तो जो जिस पोर्ट पे आए थे वो एक इंटरमीडिएट पोर्ट था, यानी कि वो जो सामान था वो कहीं और जाने थे, बस बीच में उस पोर्ट तक रुके थे। जैसे होता है ना कि बहुत बार आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। जैसे मैं एक बार विशाखापट्टनम से तमिलनाडु जा रहा था, तो मैं हैदराबाद के थ्रू गया था। पहले मेरी फ्लाइट हैदराबाद गई थी, फिर वहाँ से वो तमिलनाडु गई थी। तो क्या हुआ था कि जाना तो मुझे वहाँ था तमिलनाडु, तो गुड्स और लेकिन मैं उतरा था बीच में हैदराबाद, फिर मैंने फ़्लाइट ली थी। तो मेरा जो डेस्टिनेशन था, मेन जो डेस्टिनेशन था वो क्या था, वो तमिलनाडु था फ्रॉम विशाखापट्टनम।
माई डेस्टिनेशन वॉज नॉट हैदराबाद बट इट वॉज तमिलनाडु। तो इसमें पूछा गया कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक जगह आपने गुड्स उसको उतारा एक उस पे वेसल से और फिर दूसरे वेसल पे चढ़ाया और दूसरे पोर्ट पे आपने उसे भेजा, तो उस केस में वो जो पूरा सिनारियो होता है उस सिनारियो को हम कहते क्या है? तो उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं कि गुड्स आया, हमने उतारा अपने पोर्ट पे, फिर दूसरे गाड़ी पे लोड किया, फिर दूसरे वेसल पे भेजा और फिर दूसरे पोर्ट पे गया वो। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि उसका जो मेन डेस्टिनेशन था वो कोई और पोर्ट था, लेकिन किसी कारण से उसको इस पोर्ट पर आना पड़ा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, IGM स्टैंड फॉर। IGM एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कस्टम अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट वगैरह करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जो सी ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा आपका। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ये जो ICSI का स्टडी मटेरियल है इससे कराए हैं, और ये स्टडी मटेरियल भले ही पुराने, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे अपडेटेड हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये पुराने क्वेश्चन है। अभी जो दिसंबर 25 में एग्ज़ाम दे रहे हैं जितने भी स्टूडेंट CS एग्जीक्यूटिव के, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बिल्कुल सही कराए हैं, और ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार तो आपको, मतलब पूरी वीडियो अगर एक बार भी आप देख लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। एक बार में आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार देखने की नीड नहीं है। और एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए एक ही बार में, ऐसा नहीं कि आधा आधा करके देखना, एक बार में पूरा देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।